हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर 1 की, है ना। चैप्टर 1 का नाम है अपने पास में मोल कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है बच्चों। अगर ये चैप्टर आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे तो केमिस्ट्री में दिक्कत ही दिक्कत आपको आने वाली है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान से समझना है। आज के इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे मोल खुद क्या होता है, मोल क्या होता है, एटम परमाणु क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, परमाणु को लिखा कैसे जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। उससे पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं, अपना यूट्यूब पे चैनल है रूबीडियम और रूबीडियम कोचिंग। यूट्यूब पे अपना चैनल है रूबीडियम और रूबीडियम कोचिंग, उसको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाला जो भी कोई वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इन दोनों चैनल्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जितना हो सके इसको शेयर करो ताकि आपके दोस्तों का भी फायदा हो सके। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मोल के बारे में। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं परमाणु के बारे में। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं परमाणु का प्रदर्शन कैसे होगा, प्रदर्शन, या ऐसे बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। ठीक है, और हम बात करेंगे अणु के बारे में। अगर अणु कवर होता है तो ठीक है, नहीं तो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि अणु भी आज कवर हो जाए। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मॉल के बारे में, परमाणु के बारे में, परमाणु का प्रदर्शन क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही शानदार बेसिक सा टॉपिक है बच्चों, इसको ध्यान से सुनना है ना, ध्यान से समझना है, कोई भी डाउट नहीं रह जाए इसके लिए फोकस होके बैठना है। बहुत बेसिक है, सभी चैप्टर्स में काम आने वाली चीज है। अगर ये आपको अच्छे से नहीं आता है, ये आपको अच्छे से नहीं आता है तो केमिस्ट्री में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। समझ गए बात को? तो चलो आगे चलते हैं अपन। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मोल क्या होता है। मोल क्या होता है, मोल क्या होता है। तो देखो बच्चों, इसको बेसिकली हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जिसे हमारे पास में दर्जन होती है, दर्जन, दर्जन इकाई सबने सुनी है। एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं, है ना, ये सबने सुना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात करूं, एक दर्जन इज इक्वल टू कितना होता है? 12। एक दर्जन इज इक्वल टू कितना होता है? 12 होता है। मैंने यहाँ कुछ भी नहीं बोला है बेटा, कुछ भी नहीं बोला है कि एक दर्जन क्या है। पेन है, पेंसिल है, कुर्सी है, केले हैं, चॉकलेट है, समोसे हैं, लॉलीपॉप है, क्या है? मैंने कुछ नहीं बोला है। एक दर्जन का सिंपली मीनिंग मैंने बोला है कि 12 होता है। एक सेकंड, एक दर्जन का सिंपली मीनिंग क्या होता है? 12 होता है। तो अब मान लो ये किसको परिभाषित करता है? मैंने जैसे बोला एक दर्जन 12, एक दर्जन का मतलब 12। तो आपके दिमाग में क्या ऐसे आएगा कि एक दर्जन का मतलब 12 चॉकलेट? ऐसे तो नहीं आएगा ना बच्चों। या आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि एक दर्जन का मतलब 12 पेन? नहीं, एक दर्जन केवल और केवल 12 को बताता है। एक दर्जन किसको बताता है? केवल और केवल 12 को बताता है। अब मान लो इस दर्जन के पास में मैं कुछ भी लिख दूंगा, कुछ भी इकाइयां, कुछ भी वस्तु का नाम लिख दूंगा, इसका मतलब हो जाएगा 12 वो वस्तु, है ना। जैसे बच्चों समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा बेसिक है कि जैसे मैंने आपको बोला कि जा बेटा एक दर्जन ले आ, कहीं से भी ले आ, दुकान से ले आ, कहीं से भी ले आ। मैंने बोला एक दर्जन ले आ, तो क्या तुम क्या लेके आओगे? तुम बोलोगे सर क्या लेके आऊं एक दर्जन? पहले बताओ तो सही। तो तुम्हें ये तो पता है कि एक दर्जन का मतलब 12 होता है, लेकिन मैंने कोई वस्तु का नाम नहीं बताया, तो तुम 12 लेके आओगे, लेकिन मैंने ये नहीं बताया क्या लेके आओगे। तो एक दर्जन का मतलब सिंपली क्या होता है? 12। अब जैसे मैंने बोल दिया कि जा बेटा एक दर्जन जो है, एक दर्जन जो है वो पेन ले आ, तो तुम क्या लेके आओगे? 12 पेन लेके आओगे। मैंने बोल दिया बेटा एक दर्जन कॉपी ले आ, तो तुम क्या लेके आओगे? 12 कॉपी लेके आओगे। मैंने बोल दिया बेटा एक दर्जन कुर्सियां लेके आ जा, एक दर्जन कुर्सी लेके आ जा, तो
तो तुम क्या लेके आओगे, 12 कुर्सी लेके आओगे। मैंने बोल दिया 1 दर्जन समोसे ले आओ बेटा, समोसे के नाम से मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही मुंह में पानी आना शुरू होगा तो भाग करके जाओगे और 12 समोसे लेकर के आओगे। तो सब लोग भाग करके जा करके 12 समोसे लेकर के आएंगे। तो यहाँ समझने की कोशिश करना बच्चों, जैसे 1 दर्जन केवल और केवल किसको बताता है, एक नंबर को बताता है। जैसे एक नंबर को बताता है और 1 दर्जन में कितना होता है, 12 होता है। जैसे ही मैं इस दर्जन के साथ में किसी वस्तु का नाम लिख दूंगा तो 12 वो वस्तु हो जाएगी। जैसे 1 दर्जन पेन लिख दिया, 12 पेन हो गए। 1 दर्जन कॉपी लिख दी, 12 कॉपियां हो गई। 1 दर्जन कुर्सी लिख दी, 12 कुर्सियां हो गई। 1 दर्जन समोसे लिख दिए, 12 समोसे हो गए। मान लो 1 दर्जन आइसक्रीम्स हो गई, कुल्फी हो गई, तो कितनी कुल्फियां लेके आओगे, 12 कुल्फी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। सिमिलरली बेटा, जैसे 1 दर्जन किसी नंबर को परिभाषित करता है, वैसे ही मोल भी एक नंबर को परिभाषित करता है। मोल भी किसको परिभाषित करता है, एक नंबर को परिभाषित करता है। और वो नंबर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 मोल बराबर, ये नंबर होता है हमारे पास में 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये एक नंबर होता है, ये याद कर लेना है। जैसे 1 दर्जन 12 को परिभाषित करता है, वैसे ही 1 मोल भी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 को परिभाषित करता है। अब मैं बोलूं जा बेटा 1 मोल पेन ले आ, 1 मोल पेन ले आ, है ना, 1 मोल पेन ले आ। तो मैं बोलूं 1 मोल पेन ले आ, तो तुम कितने पेन लेके आओगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पेन, इतने पेन लेके आओगे। लेकिन बेटा देखो, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर 10 की पावर 23 है, तो इतने पेन इकट्ठे कर पाना संभव ही नहीं है, इतने पेन इकट्ठे कर पाना संभव ही नहीं है। तो फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो सर फिर मोल यूज कब करते हैं, हम दर्जन को तो डेली लाइफ में यूज करते हैं, हमारे दैनिक जीवन में यूज करते हैं, लेकिन मोल को तो कभी दैनिक जीवन में यूज ही नहीं किया। वो इसलिए यूज नहीं किया बेटा, क्योंकि अगर मैं पेन 1 दर्जन पेन की बात करूंगा तो 12 आसानी से तुम ले आ सकते हो, लेकिन 1 मोल पेन की बात करूंगा तो इतने पेन इकट्ठा कर पाना संभव नहीं है। तो अब दिमाग में आ रहा होगा, सर मोल कब यूज करेंगे, है ना, दिमाग तो अपना आगे चलता ही है। तो अपना दिमाग आगे चलता है, तो दिमाग में आ रहा है कि सर मोल कब यूज करते हैं। तो यहाँ से ऐसे समझने की कोशिश करो बेटा, कि जो मोल है ना, मोल जो है वो बड़ी इकाइयों के लिए, यानी बड़ी वस्तुओं के लिए हम यूज नहीं करते, छोटी वस्तुओं के लिए यूज करते हैं। तो यहां से ये समझ में आ गया कि मोल जो है, मोल छोटी वस्तुओं या कणों के लिए यूज करते हैं, कणों के लिए उपयोग करते हैं। तो अब पेन तो बड़ी चीज हो गई, 10 की घात 23 इकट्ठा कर पाना संभव नहीं है, तो छोटी वस्तु। अब दिमाग में और भी क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये छोटी वस्तुएं क्या होती है। तो देखो बेटा, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में छोटी वस्तुओं का जहां भी, छोटे कणों का जहां भी नाम आ जाए, तो छोटे कणों का मतलब होता है यहाँ हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो छोटे कण जो है वो है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, अणु, आयन इत्यादि। ये सब क्या है, छोटे कण हैं। इनके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, मोल इकाई यूज करने वाले हैं। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, अणु ये हमारे दैनिक जीवन में भी काम नहीं आते, इसलिए हम मोल को भी दैनिक जीवन में यूज नहीं करते, उपयोग नहीं करते हैं। तो समझ में आया बच्चों, जैसे 1 दर्जन 12 को परिभाषित करता है सिंपली, वैसे ही 1 मोल भी कितने को परिभाषित करता है, 6.023 गुणा 10 की घात 23 को परिभाषित करता है। ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, ये भी एक इकाई है, ये भी एक इकाई है, या ये बोल सकते हैं ये भी एक नंबर्स का सेट है, ये भी एक नंबर्स का सेट है। बस फर्क इतना है, ये हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, सभी के लिए यूज कर सकते हैं, छोटी बड़ी इकाइयों के लिए, लेकिन ये छोटे कणों के लिए ही यूज किया जाता है, क्योंकि इतने संभव नहीं है, पॉसिबल, मतलब इकट्ठे कर पाना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो अब ये समझ में आ गया, तो हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि सर ये तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, आयन, ये सब तो केमिस्ट्री के कण हैं। तो हम बेसिकली ये बोल सकते हैं कि जो मोल जो इकाई है, मोल जो इकाई है वो केमिस्ट यूज करता है, यानी केमिस्ट्री की इकाई हो गई। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो मोल जो है, मोल केमिस्ट्री
की इकाई है। मोल किसकी इकाई है? केमिस्ट्री की इकाई है। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको मोल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मोल क्या है इसको हम इससे रिलेट करके आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अपना चैनल रूबिडियम कोचिंग, इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लेना है ताकि जो भी नया वीडियो आए, जो भी अपने जो कंटेंट से रिलेटेड कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सके और इस टॉपिक्स को या केमिस्ट्री को अच्छे से कवर कर सके। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बेल आइकन प्रेस करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और बच्चों ये एक बात जरूर ध्यान रखना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे बच्चों हमने बात करी 1 मोल बराबर 6.023 गुणा 10 की घात 23 होता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या करते हैं हम इसको नेग्लिजिबल नगण्य मान करके हम इसको सीधा लिख देते हैं 6 गुणा 10 की घात 23। अब ये दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये नंबर कहां से आया, 1 मोल बराबर इतना नंबर कहां से आया? तो बच्चों हमारे पास में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था अवोगाद्रो। उन्होंने ये नंबर दिए और इस नंबर को इनके नाम पर ही डिनोट किया गया, एन फॉर नंबर, ए फॉर एवोगाद्रो। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है इनको एवोगाद्रो संख्या भी बोला जाता है, एवोगाद्रो संख्या। और एवोगाद्रो संख्या है तो इसको हम एन से डिनोट कर सकते हैं, इसी को हम एन नोट से भी डिनोट करते हैं और इसी को हम एन से भी डिनोट करते हैं। तो बेसिकली बच्चों यहां पर हम फाइनली इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जो 1 मोल है वो किसके बराबर होता है? 6.023 गुणा 10 की घात 23, या इसको 6 गुणा 10 की घात 23 भी लिख सकते हैं, इसको एन नोट भी लिख सकते हैं, इसको एन भी लिख सकते हैं, इसको एन ए भी लिख सकते हैं। ये हमारा सारांश है, इसको याद करना है, इसको याद करना है। ये ही मोल का बेसिक है। मोल क्या होता है? जैसे सिंपली एक दर्जन इकाई होती है, एक 12 नंबर का सेट होता है, वैसे मोल भी नंबर्स का सेट होता है। इस नंबर को किसने सर्च किया था, किसने डिस्कवर किया था? अवोगाद्रो ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको अवोगाद्रो नंबर भी हम बोलते हैं। और इस 1 मोल को हम ऐसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ये आप लोगों को याद करना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, अपना रूबिडियम चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ये आपका काम है बच्चों, लेक्चर डिलीवर करने का काम मैं मेरा कर रहा हूँ, आपको अपना काम करते रहना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करवाते रहना। आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हो, है ना। और फिर मैं आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है अपना हमारे पास में परमाणु। कौन सा है? परमाणु। तो ध्यान देना बच्चों, परमाणु क्या होता है? वैसे तो मैंने YouTube पे इसका एक छोटा वीडियो डाल रखा है, आप वहां से भी कवर कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ भी आपको दोबारा से समझा देता हूँ। जैसे परमाणु क्या होता है, परमाणु के बारे में डाल्टन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था, और उसके रिलेटेड एक थ्योरी भी उसने दी थी, एक सिद्धांत उसने दिया था, जिसको हम बोलते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या बोलते हैं? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब डाल्टन ने इस सिद्धांत में क्या कहा, समझने की कोशिश करना। डाल्टन ने बोला कि जो हमारा परमाणु है वो सबसे छोटा कण है, इसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी इसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। और डाल्टन ने बोला कि अगर समान प्रकार के परमाणु है हमारे पास में, समान प्रकार के परमाणु है हमारे पास में, तो उनके गुणधर्म क्या होने वाले हैं? समान होने वाले हैं। गुणधर्म क्या होंगे? समान होंगे। और अगर हमारे पास में अलग अलग परमाणु है तो उनके गुणधर्म भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। और ये सबसे छोटी इकाई है, ये डाल्टन ने इसमें बोला। ये 4-5 पॉइंट है जो अपने काम के हैं, वो मैं आपको लिख देता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है, परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। दूसरा पॉइंट है
इसे विभाजित नहीं किया जा सकता, इसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट अपना, जैसे मैंने आपको समझाया, समान परमाणु के गुणधर्म क्या होंगे, गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। अब ये गुणधर्म क्या है ये भी मैं आपको समझा दूंगा बच्चों। और अगर हमारे पास में असमान परमाणु है तो उनके गुणधर्म भी क्या होंगे, असमान होंगे, उनके गुणधर्म भी क्या होंगे, असमान होंगे। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये है परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। दूसरा पॉइंट ये है और इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट ये है कि समान परमाणु के गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे, और असमान परमाणु के गुणधर्म असमान होंगे। ये अपना चौथा पॉइंट। लेकिन ध्यान देना बच्चों, जैसे जैसे डिस्कवरी बढ़ती गई, जैसे जैसे डिस्कवरी बढ़ती गई, तो डाल्टन का भी परमाणु सिद्धांत फेल हो गया, डाल्टन का भी परमाणु सिद्धांत फेल हो गया। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां, अब क्या क्या कमियां रही, क्या क्या कमियां रही, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, ये पॉइंट ध्यान देना, दूसरा पॉइंट, इसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरीज आगे बढ़ती गई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, प्रोटॉन की खोज हुई, न्यूट्रॉन की खोज हुई, उससे हमें पता चला कि जो परमाणु है हमारा, हम उसे और विभाजित कर सकते हैं और इसके छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है, जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोल रहे हैं। और भी बहुत सारे कण इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो पहली कमी तो यही आ गई हमारे पास में, जो परमाणु है उसमें हम विभाजित कर सकते हैं। और किसमें विभाजित कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे बोल सकते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये प्रेजेंट होते हैं, और भी बहुत सारे कण प्रेजेंट होते हैं। तो परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई नहीं है, इसे और विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये फेल हो गया। दूसरा पॉइंट है कि समान परमाणु के गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। समान परमाणु के गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। ये पॉइंट भी फेल हो गया। अगर समान परमाणु की हम बात करें, समान परमाणु की अगर हम बात करें, तो देखो बच्चों, समान परमाणु का जहां पर भी नाम आएगा तो समस्थानिक की स्थिति में देखें हम, समस्थानिक, समस्थानिक की स्थिति में, जैसे हमारे पास में एग्जांपल है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1H1, 1H2, 1H3। इसका नाम है प्रोटियम, प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूट्रियम, इसका नाम है ट्राइटियम। ठीक है, अब ये जो नंबर है, यहाँ लिखा हुआ नंबर है, ये बताता है परमाणु क्रमांक को। ये किसको बताता है, परमाणु क्रमांक को बताता है, और ये बताता है परमाणु भार को। अब एलिमेंट तो सेम ही है, तत्व तो सेम ही है, परमाणु तो सेम ही है, हाइड्रोजन 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 है, तीनों में कौन सा परमाणु है, हाइड्रोजन है। जबकि हमारे डाल्टन साहब बोल रहे हैं कि समान परमाणु के गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। तो बच्चों, जहां भी गुणधर्म की बात आ जाती है तो गुणधर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक भौतिक गुणधर्म और एक रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म इलेक्ट्रॉन की संख्या के कारण चेंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज होगी या इलेक्ट्रॉन का कुछ भी परिवर्तन होगा तो रासायनिक गुणधर्म परिवर्तित होंगे। लेकिन भौतिक गुणधर्म जो है, वो भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, जिनको टच कर सकते हैं, जिनको महसूस कर सकते हैं, वो सारे गुणधर्म भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। तो यहाँ ये परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु भार है। तो देखो, प्रोटियम का परमाणु भार 1 है, ड्यूट्रियम का परमाणु भार 2 है, और ट्राइटियम का परमाणु भार 3 है। तो सबका परमाणु भार क्या है, अलग अलग है। और परमाणु भार एक भौतिक गुणधर्म होता है। कौन सा गुणधर्म होता है, भौतिक गुणधर्म होता है। जबकि हमारे डाल्टन साहब बोल रहे हैं कि समान परमाणु के गुणधर्म क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। जबकि यहाँ तो भौतिक गुणधर्म क्या हो गए, चेंज हो गए। तो यहाँ भौतिक गुणधर्म जो है, भौतिक गुणधर्म जो है वो परिवर्तित हो गए। इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फेल हो गया। तो डाल्टन साहब का जो परमाणु सिद्धांत है वो फेल हो गया। समझ में आई बात। तीसरा जो पॉइंट है, असमान परमाणु के गुणधर्म क्या होते हैं, असमान होते हैं। तो तीसरा पॉइंट है हमारा, असमान परमाणु के गुणधर्म असमान होता है। तो समभारिक, समभारिक की बात करें, समभारिक की स्थिति में, समभारिक की स्थिति में
जैसे हमारे पास में दो संभारिक लेते हैं हम, एक आर्गन जिसका परमाणु क्रमांक 18 है और परमाणु भार 40 है, दूसरा कैल्शियम जिसका परमाणु क्रमांक 20 है और परमाणु भार 40 है। ये 40 है बच्चों, परमाणु भार 40 है। ध्यान देना बच्चों, ये परमाणु दोनों अलग अलग हैं। उसने बोला है असमान परमाणु के गुणधर्म क्या है, असमान। ये आर्गन है जिसका परमाणु क्रमांक 18 है, ये कैल्शियम है जिसका परमाणु क्रमांक 20 है। लेकिन ध्यान देना, इनका परमाणु भार देखो, इसका भी 40 है और इसका भी 40 है, तो परमाणु भार समान हो गया। इसका मतलब हो गया उसका भौतिक गुणधर्म समान हो गया। तो इसके भौतिक गुणधर्म क्या हो गए, समान हो गए। जबकि हमारे डाल्टन साहब बोले थे कि असमान परमाणु के गुणधर्म क्या होंगे, असमान होंगे। इसलिए ये तीसरा पॉइंट भी क्या हो गया, फेल हो गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, जहां पर भी गुणधर्म की बात आती है, यहाँ बोला है गुणधर्म समान, गुणधर्म असमान, जहां पर भी गुणधर्म की बात आती है तो समान गुणधर्म का मतलब है उसका रासायनिक गुणधर्म और उसके भौतिक गुणधर्म दोनों समान होने चाहिए। जहां पर भी असमान गुणधर्म की बात आती है तो उसके रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म क्या होने चाहिए, असमान होने चाहिए। जबकि इस कंडीशन में समान परमाणु की स्थिति में उसके भौतिक गुणधर्म असमान हो गए, परिवर्तित हो गए। जबकि संभारिक की स्थिति में अलग अलग परमाणु, असमान परमाणु के भौतिक गुणधर्म क्या हो गए, समान हो गए। तो हमारे जो डाल्टन का सिद्धांत था ये फेल हो गया। तो डाल्टन के सिद्धांत की ये 3 कमियां रही, ये आपको याद कर लेनी है। यहाँ से बेसिक सा क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको परमाणु समझ में आ गया। तो डाल्टन के अनुसार परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो सिद्धांत है वो फेल हो गया, उसको और फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, उसको और विभाजित किया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और फिर भी आप यूट्यूब पे एक शॉर्ट वीडियो और पड़ा है परमाणु पर, उसको भी देख सकते हैं। इसी के साथ अपना यूट्यूब चैनल रूबिडियम और रूबिडियम कोचिंग, इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जितना हो सके उसका इस लेक्चर का बेनिफिट लेना है और बेल आइकन प्रेस कर लेना है ताकि जो भी कोई नया नोटिफिकेशन आए उसका पता आपको चल जाए। दोनों चैनल्स के बेल आइकन प्रेस कर लेना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं हमारे, जैसे मैंने परमाणु को परिभाषित किया, अब बात करते हैं परमाणु है क्या। परमाणु को मैंने बोल तो दिया कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, लेकिन हम कैसे पहचाने कौन सा परमाणु है कौन सा परमाणु नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो बच्चों, आवर्त सारणी आप सब लोगों ने देखी होगी। आवर्त सारणी में 218 के आसपास में अपने तत्व पर उपस्थित हैं। उनमें से अपने को 36 याद करने हैं। क्या याद करने, 36 परमाणु या तत्व याद करने। जो वो तत्व आवर्त सारणी में है उन्हीं को परमाणु बोलते हैं। तो वही परमाणु है, उनमें से 1 से लेकर के 36 तक आपको याद करने हैं। ठीक है, 1 से लेकर के 36 तक आपको याद करने हैं। तो आवर्त सारणी में से जो याद करने हैं 1 से लेकर 36 तक, उनमें क्या क्या चीजें याद करनी है उसका मैं आपको एक छोटा सा डेमो सा दे देता हूँ। तो आवर्त सारणी में से क्या क्या चीजें याद करनी है। सॉरी, परमाणु क्रमांक, दूसरा है नाम, तीसरा है प्रतीक, चौथा है परमाणु भार और चौथा है प्रदर्शन। ये प्रदर्शन मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख देता हूं ताकि आप आगे रिलेट कर पाओ, है ना। तो क्या क्या याद करने, ये चीजें अपने को याद करनी है। अब जैसे आवर्त सारणी में 1 नंबर पे हमारे पास में हाइड्रोजन आता है, तो मैं यहाँ लिख दूं एक परमाणु क्रमांक वाला, एक परमाणु क्रमांक का नाम है हाइड्रोजन। उसका प्रतीक है हमारे पास में H और उसका परमाणु भार होता है 1 और उसको हम लिखते हैं 1H। ऐसे भी लिख देते हैं और कई जगह 1H1 ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास में हीलियम। उसका प्रतीक है हमारे पास में He, परमाणु भार है 4 और इसको लिख देते हैं 2He4 या 2He4। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बच्चों, ये ऐसे आपको ये 4-5 चीजें याद करनी है। परमाणु क्रमांक,
परमाणु, उसका नाम, प्रतीक और परमाणु भार, ये आपको याद करना है। ठीक है, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप याद कर लोगे। दो के मैंने लिख दिए, दो चार जितने इस बोर्ड में आएंगे उतने और लिख देता हूं, बाकी आपको याद करनी है। तीसरा है लिथियम, Li, परमाणु भार है 7, हम लिखते हैं इसको Li37 या Li37। ठीक है, अगला है चौथा बेरिलियम, परमाणु नाम हो गया बेरिलियम, प्रतीक हो गया Be, परमाणु भार हो गया 9। अब ये प्रतीक प्रदर्शन लिखने का तरीका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप आगे तक लिख सकते हैं। अगला है पांचवा बोरॉन, प्रतीक है B, परमाणु भार है 11। ठीक है, अगला है 6 नंबर कार्बन, प्रतीक है C, परमाणु भार है 12। अगला है 7 नंबर नाइट्रोजन, प्रतीक है N, परमाणु भार है 14। अगला है 8 नंबर ऑक्सीजन, प्रतीक है O और परमाणु भार है 16। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, 36 तक आवर सारणी में से इनको याद करना है। इस पे मैं एक छोटा वीडियो और बना दूंगा जो आपको YouTube पे मिल जाएगा, आप वहां से भी इसको सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ये आपको 36 तक याद करने हैं, और अगर याद नहीं होते तो आप लोगों को पन्ने पे लिख करके, व्हाइट पेज पे लिख करके, जहां आप सोते हो, जहां आप पढ़ते हो, स्टडी टेबल जहां आपकी है वहां वॉल पे चिपका लेना है, दीवार पे आपको चिपका लेना है, और उठते बैठते इनको याद करते रहना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये आपको याद नहीं होंगे, ये आपको याद नहीं होंगे, तो फिजिकल केमिस्ट्री या जैसे बोल सकता हूँ केमिस्ट्री के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे। ये आपको याद करना ही है, अदरवाइज केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। क्वेश्चन तो अटेम्प्ट भी नहीं होंगे फिजिकल केमिस्ट्री के, तो खासकर क्योंकि परमाणु भार हमारे को काम में आने वाला है, मोल कैलकुलेट करने में भी काम में आएगा, अणुभार कैलकुलेट करने में भी काम में आएगा। जब हमें परमाणु भार ही पता नहीं होगा तो हम ना मोल कैलकुलेट कर पाएंगे, ना अणुभार कैलकुलेट कर पाएंगे, और मोल और अणुभार पे ही पूरी केमिस्ट्री टिकी हुई है। तो हम ये दोनों ही नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे तो हम केमिस्ट्री सीख ही नहीं सकते। इसलिए मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप 36 तक इनको याद कर लोगे। समझ गए बात को? तो आप 36 तक इनको याद करना, ईमानदारी से अपने साथ ईमानदार रहना है, और इनको 36 तक याद करना है, तब केमिस्ट्री के क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे, अदरवाइज केमिस्ट्री के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे। नहीं तो ये कहते हुए घूमोगे कि सर ने पढ़ाया तब तो हमें समझ में आ गया था, लेकिन अब क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते। नहीं होंगे बेटा अगर ये याद नहीं है तो। और अगर आपको ईमानदारी से अगर आप याद कर रहे हो तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाने की गारंटी मेरी है, क्वेश्चन एक भी नहीं अटकेगा। ठीक है, तो इनको ईमानदारी से याद करना है। कहां तक? 36 तक। अब देखो बच्चों, इसमें एक चीज और मैं बता देता हूँ। देखो मैंने परमाणु भार लिखा है, तो भार का नाम जहां पर भी आ जाएगा, भार जहां पर भी लिखा हुआ आ जाता है, तो उसकी कोई ना कोई इकाई होती है, या तो किलोग्राम या ग्राम, है ना। लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ एक आंकिक संख्या, आंकिक नंबर लिखा है, आंकिक संख्या लिखी है। यहाँ ना तो मैंने इसके आगे किलोग्राम लिखा है, ना ग्राम लिखा है, ना कुछ लिखा है। हाँ बेटा, यहाँ पर हम परमाणु की बात कर रहे हैं, तो परमाणु के भार की यहाँ पर 2 इकाइयां होने वाली है, जिनके बारे में हम आगे वाली स्लाइड पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक होती है ग्राम और एक होती है एएमयू, परमाणु द्रव्यमान इकाई। उन दोनों का अपना अपना मतलब होता है, अपना अपना मायने रखता है दोनों, और दोनों को समझते हैं क्या इसका मतलब है। वैसे मैंने इसका वीडियो यूट्यूब पे डाल रखा है। ठीक है, तो बच्चों मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपको अपना काम करना है। क्या काम करना है? रूबिडियम और रूबिडियम कोचिंग 2 चैनल्स हैं, इनको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और अपने दोस्तों के साथ जितना इसको शेयर कर सकते हो उतना शेयर करना है, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। मैं तो ऐसे बोलूंगा, जिसको केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है वहां तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, और वो इस वीडियो का आनंद ले सके, इसका फायदा ले सके। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। देखो, अभी मैंने बोला था कि परमाणु भार है उसकी 2 इकाइयां हैं,
पहली इकाई है एएमयू या इसी को लिखते हैं यू, दूसरी इकाई है ग्राम। इसका एएमयू का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट इस एएमयू का, और यू का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मास। तो एटॉमिक मास है, इसका हिंदी अर्थ है परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई। ये एक इकाई ये है, दूसरी इकाई है ग्राम। ग्राम के बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं, जैसे किलोग्राम होता है उसका छोटा रूप ग्राम। ध्यान देना बच्चों, अगर हमारे पास में कोई भी परमाणु, जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड में दिखाया आपको कि जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन लेता हूं मैं, कार्बन लेता हूं तो कार्बन का परमाणु भार हमारे पास में है 12। कार्बन का परमाणु भार कितना है? 12। अगर इसके आगे में एएमयू या यू लगा दूंगा तो इसका अपना मतलब है, और कार्बन का परमाणु भार ही हमारे पास में 12 है और इसके आगे में ग्राम लगा दूंगा तो इसका अपना मतलब है, इसका अपना मतलब है। जैसे मैंने ग्राम लगा दिया तो ग्राम का अपना मतलब है, और एएमयू लगा दिया तो इसका अपना मतलब है। जहां पर भी एएमयू या यू लगा हुआ मिल जाए, ये एक परमाणु के भार को प्रदर्शित करता है। ये एक परमाणु के भार को प्रदर्शित करता है। जहां पर भी एएमयू या यू लिखा हुआ मिल जाए एक परमाणु, जहां पर भी का मतलब है आवर्त सारणी में जो परमाणु भार दिया हुआ उसके आगे अगर मैं यू या एएमयू लिख दूंगा तो वो एक परमाणु के भार को प्रदर्शित करता है। आवर्त सारणी में जो परमाणु भार है उनके आगे एएमयू या यू लिख दूंगा तो एक परमाणु के भार को प्रदर्शित करता है। और यदि अगर मैं ग्राम लिख दूंगा तो ये एक मोल परमाणु के भार को प्रदर्शित करता है, परमाणु के भार को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 12 ग्राम है वो एक परमाणु का ना होकर के एक मोल में होते हैं 6.023 इंटू इतने कार्बन परमाणु का भार है। अभी अपन ने पढ़ा है ना, मोल परमाणु का भार है। तो ग्राम जब भी मैं लिख दूंगा तो ग्राम रिप्रेजेंट करता है एक मोल परमाणु के भार को, और एक मोल में होता है 6.023 गुणा 10 की घात 23। तो 12 ग्राम रिप्रेजेंट करता है 6.023 गुणा 10 की घात 23 कार्बन परमाणु के भार को। और एएमयू अगर मैं लगा दूंगा आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में जो परमाणु का भार है उसके आगे एएमयू लगा दूंगा तो वो एक परमाणु के भार को प्रदर्शित करता है, और उसके आगे अगर मैं ग्राम लगा दूंगा तो वो एक मोल परमाणु के भार को प्रदर्शित करता है। सिंपली बोलूं तो 6.023 गुणा 10 की घात 23 कार्बन परमाणु के भार को प्रदर्शित करता है। और आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये कार्बन 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 क्या किए जा रहे हो, क्योंकि बेटा मैंने एग्जांपल ही कार्बन का लिया, इसकी जगह ऑक्सीजन लूंगा तो ऑक्सीजन के साथ भी ऐसा ही होने वाला है, इसकी जगह नाइट्रोजन लूंगा तो नाइट्रोजन के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। समझ में आया बेटा? मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आया होगा। तो ये परमाणु की हमारे पास में दो इकाइयां हैं, एक एएमयू परमाणु भार की और दूसरी ग्राम। अगर आपको समझ में आया तो अपने चैनल रूबिडियम और रूबिडियम कोचिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। ठीक है, अब आगे चले। आगे बात करें अपन, जैसे मैंने अभी बताया था आवर्त सारणी में जो परमाणु भार है उन परमाणु भार को हम देख सकते हैं। तो देखो एक एग्जांपल के जरिए बता देता हूँ। जैसे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का परमाणु भार था 1, तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, 1 एएमयू और 1 ग्राम। इसका मतलब ये एक हाइड्रोजन का मास है और ये 1 मोल हाइड्रोजन का मास है। हीलियम की बात करें तो इसका परमाणु भार 4 है, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, 4 एएमयू और 4 ग्राम। ये एक हीलियम का मास है और ये 1 मोल हीलियम का मास है। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है हमारे पास में 16, तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, 16 एएमयू और 16 ग्राम। ये एक ऑक्सीजन का भार है और ये 1 मोल
ऑक्सीजन का भार है, 1 मोल ऑक्सीजन का भार है। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये यूनिट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं हम, कोई भी परमाणु है उसको प्रदर्शित कैसे करते हैं। वैसे मैंने अभी जो वो सारणी टेबल बनाई थी उसमें बता दिया था कि लिखने का तरीका क्या होने वाला है। अब आगे बात करें तो हम किसी भी परमाणु को लिखने का तरीका, परमाणु का प्रदर्शन, उसको प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, कोई भी परमाणु है उसको प्रदर्शित इस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर जेड होता है, यहाँ पर ए होता है, या तो ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, जेड और ए। वहां पर देखो, आप अगर पीछे बैक करके देखोगे तो वहां पर भी मैंने ऐसे लिखा है, यानी या तो दोनों इस साइड लिखे हैं या दोनों उल्टे लिखे हैं, इस प्रकार से मैंने वहां लिखा है। तो ध्यान देने वाली बात है, जेड यहाँ पर है परमाणु क्रमांक, जेड क्या है, परमाणु क्रमांक। जेड परमाणु क्रमांक है, इसी को बोलते हैं प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। ये किसके बराबर है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। दूसरा है ए, इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। इसी को बोलते हैं परमाणु भार, इसी को बोलते हैं परमाणु भार। इसी को बोलते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियॉन, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। ध्यान देना बच्चों, ये याद कर लेना, बहुत ही शानदार चीज है ये। जेड को हम दो चीजों से डिफाइन करते हैं, परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या जेड के बराबर। जेड परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 36 तक आप याद करोगे तो 36 तक जो सीरियल नंबर होता है वही उसका परमाणु क्रमांक है। ए है द्रव्यमान संख्या, इसी को बोलते हैं परमाणु भार, इसी को बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियॉन। अब यहाँ बात यह आती है, यदि परमाणु उदासीन है, उदासीन का मतलब है, उदासीन का मतलब है ना तो उसके ऊपर प्लस का आवेश है और ना ही उस पे माइनस का आवेश है। जब उदासीन होगा तो प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या की, इलेक्ट्रॉन की संख्या की। यानी हम बोल सकते हैं कि प्रोटॉन की जो संख्या है, प्रोटॉन की जो संख्या है वो बराबर होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या के, और प्रोटॉन की संख्या मैंने बताई है किसके बराबर होगी, जेड के बराबर। ये बताइए हमने, प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर है, जेड के बराबर है। अगर हमारा परमाणु उदासीन है तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी तो जेड के बराबर होने वाली है। तो किसी भी परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, उसकी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि A बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, A इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की संख्या यहाँ पुट करके हम न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट किया जा सकता है। ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको समझ लेना अच्छे से। तो ये है हमारे पास में किसी भी परमाणु को लिखने का तरीका, किस प्रकार से हम उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। समझ में आई बात। कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे अभी, है ना। इसको अच्छे से समझ लेना बेटा, ये बहुत ही काम की चीज है, अच्छे से समझ लेना आपको। कुछ एग्जांपल्स करते हैं अभी, चलो एक एक एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, कार्बन। कार्बन को कैसे लिखेंगे, कार्बन 6 नंबर पे आता है और उसका 12 परमाणु भार होता है, या उसको लिख सकते हैं कार्बन 6 नंबर पे आता है 12 परमाणु। तो जेड, जेड क्या है, प्रोटॉन की संख्या। कंपैरिजन करना है इसको, ये जेड के बराबर है और ये ए के बराबर है, सिंपल सी बात है। जेड है प्रोटॉन की संख्या और वो कितनी है हमारे पास में, 6। प्रोटॉन की संख्या 6, इस पे ना तो धनात्मक आवेश है और ना ही इस पर ऋणात्मक आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हो गई 6। यहां से हमें पता चल गया कि प्रोटॉन भी 6 है और इलेक्ट्रॉन भी 6 है। अब हमें पता है ये ए जो होता है वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर।
एक इसके बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की संख्या 6 है, ए का मान हमारे पास में 12 है, ये ए का मान 12 है, प्रोटॉन की संख्या हमने कैलकुलेट करी है 6 है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो न्यूट्रॉन आ जाएगा 12 माइनस 6 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से हमें पता चल गया न्यूट्रॉन कितना है इसमें 6। इस प्रकार से किसी भी परमाणु में हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल लें अपन, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, ऑक्सीजन। अरे ऑक्सीजन, इसको लिख सकते हैं हम O816 और O816, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर Z बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, वो कितनी हो गई 8। ये Z है और ये A है, तो Z आ गया अपने पास में 8। Z कितना आ गया 8, यानी प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई 8। और हमें पता है प्रोटॉन भी 8 हो गया, इलेक्ट्रॉन भी 8 हो गया, तो हम जानते हैं A बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और A कितना है 16 और प्रोटॉन कितना है 8, न्यूट्रॉन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन आ जाएगा 16 माइनस 8, तो न्यूट्रॉन आ गया अपना 8। तो न्यूट्रॉन कितना आ गया 8। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन किसी भी परमाणु में आसानी से कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको मॉल भी समझ में आया होगा, परमाणु भी समझ में आया होगा, परमाणु का प्रदर्शन यानी किस प्रकार से इसको लिखा जाता है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन हम करते हैं, वो भी आपको समझ में आया होगा। 2 एग्जांपल्स मैंने कर लिए, 2-3 एग्जांपल्स और कर लेते हैं। चलो एग्जांपल नंबर 3 कर लेते हैं अपन। मैं ले लेता हूँ सोडियम। सोडियम मैंने लिखाया नहीं है, आपको याद करना है। सोडियम आता है 11 नंबर पर, इसको डिनोट करते हैं Na, सोडियम 1123 और सोडियम 1123, इस प्रकार से इसको लिखते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या Z बराबर कितना है 11 है, और यही किसके बराबर है प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, और यही किसके बराबर है इलेक्ट्रॉन की संख्या के। तो यहां से हमें पता चल गया प्रोटॉन की संख्या 11 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है। ठीक है, ये Z के बराबर है तो यही पता चला, और A है, और A बराबर हमारे को पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, A 23 है, प्रोटॉन हमारे पास में 11 आ गए, न्यूट्रॉन हमें निकालना है तो न्यूट्रॉन आ गया 23 माइनस 11, न्यूट्रॉन आ गए 12। इस प्रकार से हम न्यूट्रॉन, सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 12, सोडियम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। समझ गए? अगला एग्जांपल लें, 4 नंबर, कैल्शियम। अगला एग्जांपल है कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम एग्जांपल है तो Ca2040 और Ca2040। ठीक है, 2040 ये आपको याद करने पड़ेंगे बेटा, तभी तो मैंने बोला था आवर्त सारणी में से आपको 36 तक याद करने हैं। अब मैं ये तभी लिख पा रहा हूँ जब मुझे याद है, ये आपको भी याद करने पड़ेंगे, इसीलिए मैंने बोला था अगर आपको याद नहीं होंगे तो नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो ऐसे समझो कि 36 तक तो रट्टा मारना ही मारना है और कोई चारा ही नहीं है, बिल्कुल 36 तक रट्टा मारना है, अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आने वाला है। कुछ भी कर लेना नहीं समझ में आने वाला है अगर आप रट्टा नहीं मारोगे। समझ गए बात को? तो कैल्शियम, अब यहाँ पर ये Z को डिनोट करता है, ये Z के बराबर है और ये A के बराबर है, तो Z किसके बराबर है प्रोटॉन की संख्या के, या ये उदासीन है, उदासीन के बारे में मैंने बता दिया, ना तो उस पर धनात्मक आवेश है ना ही उस पर ऋणात्मक आवेश है। तो जब उदासीन है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी बराबर होगी। तो यहाँ से हमें पता चला प्रोटॉन की संख्या कितनी है 20 है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है 20 है। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे,
A इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ये मैं बता चुका हूँ। और ये A 40 है हमारे पास में, प्रोटॉन आ गए 20 और न्यूट्रॉन निकालना है। इसको इधर ला करके न्यूट्रॉन निकालेंगे तो वो आ जाएगा 40 माइनस 20, तो न्यूट्रॉन आ गया हमारे पास में 20। इस प्रकार से हम न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं, तो 20 आ गए। तो कैल्शियम में प्रोटॉन भी 20 है, इलेक्ट्रॉन भी 20 है और न्यूट्रॉन भी 20 है। इसी के अगेंस्ट हम देखें, सोडियम में प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 11 है और न्यूट्रॉन कितने हैं? 12। समझ में आई बच्चों? अगला एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे हम बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम Mg1224, और इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं Mg1224, ठीक है। तो जेड है अपने पास में 12, है ना, और ये ही किसके बराबर होगा? प्रोटॉन की संख्या के। और ये ही किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या के, ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या आ गई हमारे पास में 12, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आ गई 12, और हमें पता है A बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो A है 24, प्रोटॉन हमें पता है 12 है, तो न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो न्यूट्रॉन आ गए हमारे पास में 24 माइनस 12, तो न्यूट्रॉन आ गए 12। तो मैग्नीशियम जो है उसमें प्रोटॉन भी 12 है, इलेक्ट्रॉन भी 12 है और न्यूट्रॉन भी उसमें 12 प्रेजेंट है। अगला एक एग्जांपल और देखें, अपन बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की N714 और N714, तो जेड बराबर कितना आ गया? 7। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 7। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 7। देखो बच्चों, अब शॉर्ट में करना पड़ेगा आपको, फटाफट फटाफट सोल्व करना पड़ेगा। तो हमें पता है A इक्वल्स टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो A है 14, तो ये आ गया हमारे पास में 7 प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन आ गया हमारे पास में 14 माइनस 7 इक्वल्स टू 7, तो न्यूट्रॉन की संख्या आ गई 7। यहाँ से पता चला प्रोटीन है 7, सॉरी प्रोटॉन है 7, इलेक्ट्रॉन है 7 और न्यूट्रॉन भी है 7। तो नाइट्रोजन में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? सेम है, 7-7 है। समझ गए बच्चा? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मॉल भी समझ में आया होगा, आपको परमाणु भी समझ में आया होगा, परमाणु का प्रदर्शन कैसे करते हैं वो भी समझ में आया होगा, परमाणु की 2 प्रकार की इकाइयां हैं वो भी मैंने समझाने की कोशिश करी है। अब जो लास्ट का टॉपिक मैंने बताया था अणु, वो बच गया है बच्चों, वो कवर भी नहीं होगा अभी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट पिक्चर जो होगा उसमें हम कवर कर लेंगे। आपको इसको बार बार रिवाइज करना है, समझना है, ये बेसिक है। आवर्त सारणी में आपको 36 तक याद करना ही पड़ेगा, नहीं समझ में आएगा। देखो आपके सामने मैं डेमो दे चुका हूँ, ये याद होंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि परमाणु भार पता होगा तभी हम मोल कैलकुलेट कर पाएंगे, तभी हम अणुभार कैलकुलेट कर पाएंगे। और अणुभार और मोल का ही खेल है सारा का सारा पूरी केमिस्ट्री में, समझ रहे हो? तो आप अच्छे से याद करना उनको, कोई दिक्कत नहीं है। और याद नहीं होते हैं तो सफेद पन्ने पे लिख करके आप जहाँ सोते हो, जहाँ बैठते हो, जहाँ पढ़ते हो, वहां पर चिपका लेना, उठते बैठते उनको याद करना है। समझ गए बात को? तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो ये लेक्चर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको अपना काम करना है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, आपका काम है रूबीडियम जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। रूबीडियम चैनल और रूबीडियम कोचिंग ये दोनों चैनल हैं, इन दोनों चैनल्स पे आपको सारा का सारा कंटेंट मिलने वाला है। आप दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि कोई भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। समझ गए बात को? ताकि आप इस कंटेंट से वंचित नहीं रहो। बहुत ही अच्छा पढ़ाने वाला हूँ, आपको बहुत शानदार समझ में आएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, इसकी गारंटी मेरी है ना। लेकिन आप सिंसियरली अपना काम करते रहो, चैनल को फैला दो, जितना फैला सकते हो उतना फैला दो बच्चों। पढ़ाने का काम मेरा है, आप अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर इसको कर दो। समझ गए? तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, है ना। और आपको अपना काम करते रहना है, रिवाइज भी करना है, बार बार वीडियो को देखना है,
रिवाइज करते रहना है। कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट के जरिए मेरे से जुड़ सकते हो, है ना। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको ये काम करते रहना है, सब्सक्राइब करवाते रहना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।